हेलो गाइस, आज हम जिस टॉपिक के स्टार्ट करने वाले हैं वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट 3 है ये चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर का ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देखिए और फिर तब जाके इसको समझिए। पार्ट 1 पार्ट 2 को अगर आप पहले देखेंगे तो आपको और क्लियर अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। चलिए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स कहने का मतलब कि ह्यूमन की जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में इन्वॉल्व होने वाले जो भी पार्ट्स हैं। देखो, हमको सिस्टम्स का मतलब तो पता है कि सिस्टम किसी एक चीज़ से तो नहीं बनती है, जब बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं तब बनता है एक सिस्टम। तो रेस्पिरेशंस में जो भी ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम का फॉर्म करेंगे ह्यूमन्स में। तो ह्यूमन्स की जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में आने वाले जो भी इन्वॉल्व पार्ट होंगे, जिनसे क्या होगा कि एयर कैसे किस पार्ट से हम एयर कैसे हमारे बॉडी के अंदर किस पार्ट से इंटर करेगा, लेकिन किन पार्ट से होते हुए गुजरेगा, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। मतलब कि ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को पहला जो पार्ट आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स को हम नेरिस भी बोलते हैं। मतलब कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल मतलब कि आप खुद भी आप देख सकते हो कि जो हमारा नाक का जो बाहरी गोलाकार जो एक गोल सी एक स्ट्रक्चर होता है जिससे हम एयर को इनहेल करते हैं, उसी को हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल बोलते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, जिसको हम नेरिस बोलते हैं। वहाँ से पहले हम एयर को इनहेल किए, आप खुद भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर फिर कहाँ, जिसको हम नेरिस बोलते हैं, फिर वो जाता है नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर मतलब कि ये हम पिक्चर्स के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं कि ये जो गोलाकार जो संरचना हमारे बॉडी में ये नाक में होती है, गोल सा पार्ट होता है जो हमारे नाक में, इसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रल बोलते हैं। इसी से एयर अंदर जाएगा, फिर एयर अंदर जाएगा नेसल चैम्बर में। नेसल चैम्बर से फिर एयर इंटरनल नॉस्ट्रल मतलब कि नेरिस के अंदर जाता है, ये रहा हमारा इंटरनल नॉस्ट्रल। इंटरनल नॉस्ट्रल से फिर एयर फेरिंग्स में जाता है, मतलब कि ये पार्ट, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। इंटरनल नॉस्ट्रल के बाद ये वाला पार्ट जो हमारा आता है इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। मतलब फेरिंग्स मतलब क्या है, फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर के लिए। मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा रास्ता जो कि कॉमन होता है किसके लिए, फूड के लिए भी और हमारे एयर के लिए भी। मतलब ये एक ऐसा लौता रास्ता है जहाँ से एयर भी जाएगा और जहाँ से हमारा फूड भी जाएगा। मतलब कि ऐसा रास्ता है जो कि ट्रैकिया से भी जुड़ा हुआ है और एसोफेगस से भी जुड़ा हुआ है। ट्रैकिया एंड एसोफेगस दोनों से जुड़ा हुआ है फेरिंग्स। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर हम जानते हैं, तो एयर इनहेल जब करेंगे तो वो फेरिंग्स ट्रैकिया के अंदर भेजेगा। जब हम फूड इनहेल बोल रहे हैं, जब हम फूड को लेते हैं तो वो फूड जाता है ओसोफेगस के अंदर फेरिंग्स से होते हुए। तो फेरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इस टॉपिक में हम क्या समझ रहे हैं कि एयर कैसे किन पाथ से होकर हमारे ह्यूमन की रेस्पिरेटरी जो भी पार्ट हैं वो उनसे होकर कैसे एयर का क्या हो रहा है, फ्लो हमारे पूरे बॉडी के अंदर हो रहा है। तो इसी को हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कह रहे हैं। तो फेरिंग से फिर एयर कहाँ जाएगा, फेरिंग्स को हमने क्या कहा, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग से फिर एयर कहाँ जाएगा, लैरिंग्स के अंदर जाएगा। अब ये लैरिंग्स क्या होता है, तो पहले हम लैरिंग्स को समझते हैं कि लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं एंड वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास हैज वोकल कॉर्ड्स होते हैं फॉर साउंड प्रोडक्शन के लिए। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं फॉर साउंड प्रोडक्शन के लिए। अभी मैं बोल पा रही हूँ, आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है, तो ये आवाज़ कहाँ से निकल पा रही है, बिकॉज ऑफ लैरिंग्स के कारण हम क्या, मेरे अंदर क्या हो रहा है, वॉइस का जनरेशन, प्रोडक्शन हो रहा है, साउंड का जनरेशन हो रहा है। तो ये बिकॉज ऑफ लैरिंग्स हमारे हम क्या होते हैं, हमारी जो साउंड्स होती है, हमारी जो वॉइस होती है उसका प्रोडक्शन होता है, क्योंकि इसमें वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। अब लैरिंग्स क्या होता है, तो लैरिंग्स देखो ये ये हमारा ट्रैकिया हो जाएगा, ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। ट्रैकिया की जो जस्ट ओपनिंग के पास, जस्ट ट्रैकिया की जो ओपनिंग है यहाँ पर होगा, ये ट्रैकिया का ओपनिंग यहाँ से होगा। तो ये जस्ट ट्रैकिया की ओपनिंग के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। और लैरिंग्स क्या है, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजनस, इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस एंड वन ऑफ इट्स कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिस। इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लैरिंग्स है वो बना होता है कार्टिलेजेस से। मतलब कि टोटल 9 कार्टिलेज से मिलकर हमारा लैरिंग्स बना होता है, जिनमें से एक जो कार्टिलेज होता है
लेरिंग्स के एक कार्टिलेज को क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और एपिग्लॉटिस भी क्यों बोले हैं भाई, लेरिंग्स के एक कार्टिलेज को हम एपिग्लॉटिस भी क्यों बोला, तो क्यों इसलिए बोला क्योंकि एपिग्लॉटिस क्यों, क्योंकि ये डैट कवर ग्लॉटिस, मतलब ग्लॉटिस कहने का मतलब ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, जो हमारा ट्रैकिया का जो ओपनिंग होता है उसको ये जो एपिग्लॉटिस है वो कवर करता है ड्यूरिंग द सॉलोइंग ऑफ फूड। जब हम फूड को निगलते हैं तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे ट्रैकिया में ना चल जाए, उसके लिए लेरिंग्स का जो कार्टिलेज होता है, मतलब कि जो एपिग्लॉटिस होता है वो ग्लॉटिस को कवर करके रखता है ताकि जो फूड है वो ओसोफेगस में ही जाए, वो ट्रैकिया में ना जाए। ये समझ में आ गया कि लेरिंग्स क्या है। लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इनमें वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं फॉर साउंड प्रोडक्शन। दूसरा लेरिंग्स का पॉइंट कि इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। लेरिंग्स जो होता है वो कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, मतलब टोटल 9 कार्टिलेजेस होते हैं। 9 कार्टिलेजेस से मिलकर लेरिंग्स बना होता है, जिसमें से एक कार्टिलेज, लेरिंग्स के एक कार्टिलेज को हम क्या बोला, एपिग्लॉटिस बोला। लेकिन एपिग्लॉटिस भी क्यों बोले भाई, क्यों, क्योंकि ये एपिग्लॉटिस कवर करता है ग्लॉटिस को। ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया है। ये ट्रैकिया की जो ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लॉटिस बोल रहे हैं। और यही ग्लॉटिस को कौन कवर कर रहा है, तो लेरिंग्स का जो कार्टिलेज है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं वही कवर करके रखा हुआ है। इसीलिए लेरिंग्स के एक जो कार्टिलेज है उसको हम एपिग्लॉटिस क्यों बोले, क्योंकि ये ग्लॉटिस को कवर करके रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि जब खाना हम खाते हैं तो वो ट्रैकिया में ना चल जाए, ट्रैकिया की ओपनिंग में ना घुस जाए, उसके लिए हमारा जो लेरिंग्स है जो ट्रैकिया की बिल्कुल ओपनिंग में मौजूद होता है, तो लेरिंग्स का जो एक कार्टिलेज है मतलब एपिग्लॉटिस वो क्या करता है, वो ट्रैकिया की ओपनिंग मतलब ग्लॉटिस को कवर करके रखता है ताकि जो फूड हम जब निगलते हैं वो निगलते वक्त फूड हमारे ओसोफेगस में ही जाए, हमारे ओसोफेगस में ही आए, ना कि ट्रैकिया के अंदर जाए, ट्रैकिया में नहीं जाए, वो जाए ओसोफेगस के अंदर। इसलिए लेरिंग्स की ओपनिंग मतलब कि ग्लॉटिस में ग्लॉटिस की कवरिंग, ग्लॉटिस को कवर करके रखता है हमारा एपिग्लॉटिस। तो हमने लेरिंग समझ लिया। तो एयर कहाँ से कहाँ तक, मतलब हमारा जो रेस्पिरेशन का जो पाथ है कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल मतलब नेरेस से नेसल चैम्बर में आया, नेसल चैम्बर से इंटरनल नॉस्ट्रल मतलब नेरेस में आया, इंटरनल नॉस्ट्रल से फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स से फिर हमारा लेरिंग्स में आया। अब एयर आगे कहाँ जाएगा, आगे अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ जाएगी ह्यूमंस की, वो फिर लेरिंग से फिर आएगा हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया में हमारा एयर आ गया। ट्रैकिया को भाई हम विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ये रहा हमारा ट्रैकिया, ये जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसी को ट्रैकिया बोल रहे हैं। और ट्रैकिया में आप ये ऐसे ऐसे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये इनकम्प्लीट डॉर्सली इनकम्प्लीट क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया के में मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो इसको इन रिंग्स को हम ट्रैकिया में इनकम्प्लीट रिंग्स क्यों बोल रहे हैं, तो इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि जो ट्रैकिया को अगर हम देखो तो वेंट्रली आगे से अगर हम ट्रैकिया आगे होता है उसके पीछे क्या होता है, ओसोफेगस होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये वाला चीज़, ये हमारा ट्रैकिया हो गया, इसके पीछे जस्ट पीछे हमारा ओसोफेगस हो। तो वेंट्रली तो आगे हमारा ट्रैकिया आ गया, लेकिन डॉर्सली क्या है, ओसोफेगस है। तो ट्रैकिया क्या होता है, डॉर्सली क्या होता है, डॉर्सली ओसोफेगस के होने के कारण ये जो ट्रैकिया में जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलें, और ट्रैकिया में क्या होता है, ये इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होते हैं। अब इनकम्प्लीट क्यों बोला, इनकम्प्लीट इसलिए बोला क्योंकि डॉर्सली ओसोफेगस के कारण, और डॉर्सली क्या होता है, पीछे से ट्रैकिया के पीछे क्या होते हैं, ओसोफेगस मौजूद होता है। इसीलिए ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। अब ट्रैकिया से फिर एयर कहाँ जाएगा, जो रेस्पिरेशन का पाथ कहाँ जाएगा, तो ट्रैकिया से फिर कहाँ जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकी में जाएगा। अब यहाँ से लंग्स की शुरुआत होगी, लंग्स में चीज़ें अब आनी शुरुआत हो गई। तो ट्रैकिया से क्या हुआ, ट्रैकिया से एयर प्राइमरी ब्रोंकी में आया, ये रहा हमारा प्राइमरी ब्रोंकी, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम प्राइमरी ब्रोंकी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांच, एकदम आप कह सकते हो पूरा ब्रांच का एक पूरा जाला बना हुआ होता है लंग्स के अंदर। हम सिर्फ एक ब्रांच को उठाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया से फिर प्राइमरी ब्रोंकी में एयर जाता है, प्राइमरी ब्रोंकी से फिर सेकेंडरी ब्रोंकी में एयर जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकी से फिर टर्शरी ब्रोंकी में एयर जाता है, टर्शरी ब्रोंकी से फिर एयर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी से अब ब्रोंक्यूल्स की शुरुआत हो गई, तो टर्शरी ब्रोंकी से फिर एयर इनिशियल
इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, इनिशियल ब्रोंक्यूल से फिर एयर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ये रहा हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये है हमारा इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। टर्शरी ब्रोंक्यूल से टर्शरी ब्रोंकी से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में गया, और इनिशियल ब्रोंक्यूल से फिर एयर कहाँ जाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से फिर एयर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ये हमारा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये सारे हम ब्रांच, एक ब्रांच को उठाकर हम समझने की कोशिश करें, ऐसे बहुत से ब्रांचेस का गुच्छा जाला मौजूद होता है लंग्स के अंदर। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से फिर एयर कहाँ जाता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से फिर एयर कहाँ जाएगा, एल्व्यूलर डक्ट में जाएगा, एल्व्यूलर डक्ट से फिर एयर कहाँ जाएगा, एल्व्यूलाई के अंदर, एट द एंड कहाँ पर जाएगा, एल्व्यूलाई में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम ह्यूमन की रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशंस कहने का मतलब कि इसमें ब्रीथिंग और साथ ही साथ जो एयर का जो हम जो ब्रीथ कर रहे हैं एयर को, तो एयर को जब ब्रीथ करते हैं हम अंदर इनहेल करते हैं, तो उसका जो पाथ है, कैसे कैसे किन किन पार्ट से होकर हमारे बॉडी के अंदर वो एयर एल्व्यूलाई तक पहुंचता है, फिर एल्व्यूलाई से फिर आगे फिर एयर का एक्सचेंज होगा हमारे बॉडी के अंदर, फिर वो सेल्स टिश्यूज में जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए एल्व्यूलाई तक एयर कैसे पहुंचा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारा जो ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि एल्व्यूलाई तक जो हमको एयर पहुंचाना है, वहां तक एयर कैसे गया वो हमने अभी समझ लिया। तो एक बार क्विक सा रिविजन कर लेते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, जिसको नेरिस बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से नेसल चैम्बर में एयर, नेसल चैम्बर से फिर आता है हमारा पार्ट इंटरनल नॉस्ट्रल, वहां पर एयर गया, इंटरनल नॉस्ट्रल से फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद एयर ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया से फिर प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी सेकेंडरी ब्रोंकी से, फिर सेकेंडरी ब्रोंकी से एयर टर्शरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से एल्व्यूलर डक्ट, एंड एट द एंड कहाँ पर जाएगा, एल्व्यूलाई में जाएगा। पर यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि जब जैसे ही एयर ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकी में जाता है, तो आप एक चीज नोटिस करोगे, पिक्चर में डायग्राम में नोटिस करोगे कि प्राइमरी ब्रोंकी में भी सी शेप, इनकम्प्लीट सी, आप देखोगे कि ये एक इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आपको देखने को मिल रही है, आपको सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आपको देखने को मिल रही है ना यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकी में भी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स है, सेकेंडरी ब्रोंकी में, टर्शरी ब्रोंकी में, और बस लास्ट इनिशियल ब्रोंकी तक ही सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आपको देखने को मिल रही है। इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के आगे आप जब देखोगे तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कोई भी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं है, ना ही रेस्पिरेटरी ब्रोंकी में देखने को, ब्रोंक्यूल्स में आपको देखने को मिलेगा सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, ना ही एल्व्यूलर डक्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से कोई भी कोई भी रिंग्स उसके सपोर्ट के लिए नहीं देखने को मिलता है। बाकी प्राइमरी ब्रोंकी से इनिशियल ब्रोंक्यूल तक आप देखोगे कि उनमें क्या होंगे, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हमको देखने को मिलते हैं। तो एयर अब एल्व्यूलाई तक पहुंच गया। एल्व्यूलाई के बाद पहुंचने में जैसे लंग्स, वहीं पर लंग्स में जो क्लस्टर ऑफ सेल्स एल्व्यूलाई तक मेन जब एयर पहुंच जाता है, फिर वहां से फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, पल्मिनरी कैप, जो हमारा ये एल्व्यूलाई में एयर आया, एल्व्यूलाई से फिर एयर कहाँ जाएगा, एल्व्यूलाई से एयर फिर पल्मिनरी कैपिलरी में, पल्मिनरी कैपिलरी, एल्व्यूलाई एंड पल्मिनरी कैपिलरी के बीच में, जो कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, पार्ट 1 में या पार्ट 2 में आई थिंक पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। तो उसमें पल्मिनरी कैपिलरी में और एल्व्यूलाई के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, फिर पल्मिनरी कैपिलरी से एयर फिर पल्मिनरी वेन में जाएगा, फिर पल्मिनरी वेन से एयर फिर हमारा कहाँ पहुंच गया, हार्ट में पहुंच जाएगा, फिर हार्ट से फिर जो एयर आयोटा के थ्रू, जिसको ब्रांच ऑफ आयोटा के थ्रू फिर जो एयर फिर सिस्टमिक आर्टरी में जाएगा, फिर सिस्टमिक आर्टरी से फिर एयर हमारा सिस्टमिक कैपिलरी में चल जाता है, फिर सिस्टमिक कैपिलरी से फिर एयर को फिर हमको सिस्टमिक कैपिलरी तक एयर गया, फिर वहां पर टिश्यू और सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ, और उन दोनों के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होने के बाद मतलब ऑक्सीजन सिस्टमिक कैपिलरी से टिश्यू में गया, और टिश्यू ने जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टमिक कैपिलरी में दे दिया, और सिस्टमिक कैपिलरी से फिर एयर किधर चल जाएगा, जो ब्लड में अब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, फिर वो एयर कहाँ चल जाएगा, सिस्टमिक वेन में, फिर वो हार्ट से फिर लंग्स की तरफ सिस्टमिक कैपिलरी चला गया, सिस्टमिक कैपिलरी से फिर सिस्टमिक वेन से फिर वो हार्ट में गया एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बाहर करना होता है, तो वो सिस्टमिक वेन से हार्ट में गया, फिर हार्ट से फिर क्या होगा, एयर चल जाएगा ये पल्मिनरी आर्टरी में, फिर पल्मिनरी आर्टरी से फिर वो चल जाएगा फिर पल्मिनरी कैपिलरी में, फिर पल्मिनरी कैपिलरी एंड एल्व्यूलाई के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हमने समझा कि कैसे एक ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है, इसमें कैसे कैसे चीजें, एयर कहाँ से कहाँ चीजें जाती है।
अब हम समझेंगे ह्यूमन का रेस्पिरेटरी जो सिस्टम हमने जो पढ़ा उसको 2 जोन में बांटा गया है। पहला जोन है उसको हम कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, दूसरा जो जोन है उसको हम रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज जोन बोलते हैं। कंडक्टिंग जोन को कहाँ से कहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कहाँ से कहाँ तक के पार्ट को हम कंडक्टिंग जोन बोलेंगे, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी पार्ट हैं जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के पार्ट को हम क्या बोल देंगे, कंडक्टिंग जोन बोलेंगे। मतलब कंडक्टिंग जोन का काम क्या है, इसका काम है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करना, ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, जो लाए गए एयर को उसको बॉडी टेम्परेचर तक करना, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, जो भी डस्ट पार्टिकल्स एयर में मौजूद हैं उसको ट्रैप करना और फिर टेक द एयर टू द रेस्पिरेटरी जोन, और जो एयर जो हमारे बॉडी में है उसको रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचाना ताकि फिर वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके। तो कंडक्टिंग जोन का हुआ, कंडक्टिंग जोन कहां से कहां तक हुआ, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है उस तक के पार्ट को हम कंडक्टिंग जोन बोलेंगे। ये नाम ही से पता चल रहा है कि वो चीजों को कंडक्ट कर रहा है पहले। तो कंडक्टिंग जोन का काम क्या हो गया, मतलब कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के जितने भी रेस्पिरेटरी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी पार्ट्स आते हैं उनका काम फिर क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर करना, ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर करना, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स करना, टेक द एयर टू रेस्पिरेटरी जोन्स तक करना। और रेस्पिरेटरी जोन का काम क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ, जिसको एक्सचेंज जोन भी कहते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, रेस्पिरेटरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के जो भी पार्ट आते हैं वो एल्व्यूलाई से लेकर, जिसको आप कह सकते हैं एल्व्यूलर डक्ट अलॉन्ग विथ एल्व्यूलाई, जो हमारा एल्व्यूलर डक्ट है वहां से लेकर एल्व्यूलाई तक के पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी जोन बोलेंगे, मतलब एक्सचेंज बोलेंगे। कंडक्टिंग जोन का काम हो गया कि वो कहाँ तक आपके एयर को पहुंचा दिया है एल्व्यूलर डक्ट। अब एल्व्यूलर डक्ट से लेकर अलॉन्ग विथ एल्व्यूलाई, जिसको हम रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं, उसका काम क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, गैसेस का क्या करना, एक्सचेंज करना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है। आप एनसीईआरटी को भी रीडिंग डालोगे तो आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए हम एनसीईआरटी भी रीडिंग डाल ही लेते हैं। एयर के पार्ट को हमने समझा कैसे कैसे हुआ। आप पार्ट 1 वीडियो देखोगे, फिर पार्ट 2 वीडियो देखोगे, देन फिर आप पार्ट 3 वीडियो देखोगे ना, तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ पाओगे। और तो भी ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार देखो वीडियो को फोकस के साथ। एनसीईआरटी 2 बार 3 बार 4 बार रीड मारो, तो तब तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और चीज़ों फिर ना समझ आ पाना का तो फिर कोई चांस ही नहीं होगा। ओके, लेट्स रीड एनसीईआरटी। Human respiratory system. We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. हमारे पास एक पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। अब जो 2 छेद हमारे नाक में देखते हो उसको ही हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। इट लीड्स टू अ नेसल चैम्बर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से फिर नेसल चैम्बर, थ्रो द पैसेज ऑफ थ्रो द नेसल पैसेज, नेसल पैसेज से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल नेसल पैसेज के थ्रू कहाँ, नेसल चैम्बर में जाएगी, नेसल चैम्बर में, फिर द नेसल चैम्बर फिर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, फिर नेसल चैम्बर से फिर क्या कहाँ जाएगा एयर, फिर फेरिंग्स में जाएगा। फेरिंग्स क्या है कि अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, मतलब एक ऐसा पोर्शन, एक ऐसा पार्ट जो कि कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर के लिए, जो कि हमने टॉपिक में नोट्स में समझा। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लेरिंग्स रीजन्स इनटू द ट्रैकिया, जो फेरिंग्स है वो ओपन कहाँ होगा, थ्रू द लेरिंग्स रीजन में, इनटू द फिर ट्रैकिया में जाएगा। लेरिंग्स से फिर कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में। तो फेरिंग्स ओपन हुआ कहाँ पर, लेरिंग्स के अंदर, और लेरिंग्स के थ्रू फिर कहाँ रीजन ओपन हुआ, ट्रैकिया में खुला एयर, फिर एयर कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा। फिर लेरिंग्स क्या है, तो लेरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन एंड हैंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स। लेरिंग्स क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, इसलिए इसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग सॉलोइंग ग्लॉटस, ड्यूरिंग सॉलोइंग जब हम निगलते हैं चीज़ों को, फूड को जब हम निगलते हैं, तो ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाई अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। जो ग्लॉटिस जो है हमारा, ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया को बोल रहे हैं, ट्रैकिया की ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम, ग्लॉटिस बोलते हैं। तो जो ग्लॉटिस है कैन बी कवर्ड बाई अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम ईपीग्लॉटिस बोलते हैं, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स, जो क्या कर रहा है, हमारी जो फूड को एंट्री ट्रैकिया में एंट्री करने से क्या कर रहा है, जो ईपीग्लॉटिस है वो क्या कर रहा है, हमारा ईपीग्लॉटिस क्या कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है। ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट, अब ट्रैकिया क्या है, तो ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिडिल थॉरेक्स कैविटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो ट्रैकिया है एक बहुत एक स्ट्रेट, एक लंबी, एक स्ट्रेट मतलब कि एक सीधी
सीधी सी एक ट्यूब है जो एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, कहाँ तक फैली हुई है, मिड थोरेसिक कैविटी तक, विच डिवाइड्स, और जो कि कहाँ पर फिर ट्रैकिया फैली हुई है, कहाँ से कहाँ तक, तो कहाँ तक फैली हुई है, तो एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी तक फैली हुई है, विच डिवाइड एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू अ राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जो हमारा ये ट्रैकिया है एक लंबी सीधी एक ट्यूब है जो कि कहाँ तक फैला हुआ है, तो मिड थोरेसिक कैविटी तक फैला हुआ है। और ये जो ट्रैकिया कहाँ से डिवाइड होना, किस लेवल से डिवाइड होना शुरू होता है, तो विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारा वर्टिब्रल है थोरेसिक, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से राइट एंड लेफ्ट में क्या होता है, हमारा ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट ऑफ प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये जो हमारा ट्रैकिया है राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हुआ, तो कहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, तो फिफ्थ थोरेसिक कहाँ गया, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से क्या हुआ, इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हो गया। ईच ब्रोंकी अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। हर जो ब्रोंकी है वो रिपीटेड डिवाइड करता है और क्या बनता है, फॉर्म करता है सेकेंडरी, फिर टर्शियरी ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स बनता है, एंडिंग अप और कहाँ पर एंड होगा, तो एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, बहुत पतली एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में खत्म होता है। देखो ये हमारा ट्रैकिया राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी में डिवाइड हुआ, ये ब्रोंकी डिवाइड किए और प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकी, सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स बना ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकी, फिर ब्रोंकी से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर तो इसी में क्या हुआ, यही लाइन में बता रहा है कि ईच ब्रोंकी अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। कहाँ पर एंड हुआ, बहुत पतली एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे खत्म हुई, ending up very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous ring. देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने पहले इसमें बताया, जो ट्रैकिया है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकी है एंड ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक क्या आपको दिखने को मिलेगा, आपको इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मिलेंगे। वही चीज ये लाइन बता रहा है एनसीईआरटी का, जो ट्रैकिया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो ब्रोंकी है एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स क्या होंगे, आर सपोर्टेड होते हैं बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से, और ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ वेरी थिन इरेग्युलर वॉल्डेड एंड वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्व्यूलाई। ये रहा, इसकी बात कर रहा है एनसीईआरटी। हर फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, तो हर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structure called alveoli. The branching network of bronchioles and alveoli comprise the lungs. अब वी हैव टू लंग्स, अब यहाँ से लंग्स का टॉपिक स्टार्ट होता है, यहाँ तक ही हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब मतलब सिस्टम का जो हमने अब तक हमारे इस नोट्स में पार्ट 3 में पढ़ा, यहाँ से यहाँ तक ही हमने पढ़ा है। आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को ही, जो लंग्स में आएंगे, जब हम लंग्स की टॉपिक को उठाकर जब हम चीज़ों को इस नोट्स में कवर करेंगे, तो फिर देन हम साथ ही साथ एनसीईआरटी में भी रीड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन लगा आप एनसीईआरटी रीड करना, और आप दोबारा वीडियो को एक बार कोशिश करना अच्छे से फोकस के साथ देखने के लिए। और अगर तो भी ना समझ में आया, कुछ पॉइंट ऐसा कि जो कंफ्यूजन लग रहा है, कभी कभी बोलते वक्त इंसान बोलता कुछ और है, सोचता कुछ और, बोल कुछ देता है, और तो कभी कभी अगर वो चीज़ें अगर आपको समझ में ना आए या कन्फ्यूजन लगे, तो आप कमेंट करना कि ये चीज़ें यहाँ पर आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, कि आप यहाँ पर है कुछ और आपने बोल दिया कुछ और। कुछ भी कन्फ्यूजन अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट को का जो भी कमेंट में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दे सकूँ आपको। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, आपका लाइक आपका वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशन होगा। मैंने कभी उतना वीडियो नहीं बनाया, जो कि मैंने आगे भी अपने 2 वीडियो में ये बात बोली है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि चीज़ों को, वीडियो को कितने अच्छे से कैसे अच्छे से करके बनाया जाता है। मुझे जो भी समझ में आता है मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ, 100,000% आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। और अंत में ये बोलूँगी कि आप एनसीईआरटी ज़रूर से रीड करना, और बिल्कुल फोकस के साथ आप वीडियो को देखोगे तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।